आज मेरे को सोशल मीडिया पे इतनी धमकी आ रही है। आज पुलिस प्रशासन की जरा सी भी चूक नहीं है। 25 बार सीएम विंडो लगा दी, डीजीपी हरियाणा को लिख दिया, रोहतक आईजी से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, डीएसपी साहब से मिल लिए, और एसएचओ और इनसे चौकी थानों में कितनी बार मिले, वो सारे के सारे। उसके बेटे ने, सचिन निजाउन ने, मेरे को, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी। मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे रोक रहे हैं, मेरे बच्चे रो के रोक रहे हैं कि इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की जान टारगेट करवा दी है। दुर्भाग्य तो मेरे को इस बात का रहा है, परसों जब मीडिया के सामने और जनता के सामने हमारे माननीय मेयर साहब ये कह रहे थे नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं है। इतने साहस है, इतने दबूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। चाहे मेरे सरकार का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, मैं इनके खिलाफ बिगुल बजाऊंगा। एक 35 लाख की इनोवा एक ठेकेदार ने गिफ्ट कर दी है और उसको करोड़ों को ठेके मिल गए हैं। परिवार से जान से मारने की मेरे को धमकी मिल गई, थ्रेट आ रही है। और अब ये कर्मचारी रहे भ्रष्टाचारी रोहतक के, ये सारे के सारे पीछे लग गए हैं। नशे के कारोबार करते हैं, उनको चौकी थानों में इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे उनके दामाद हैं। पालिका बाजार के अंदर गुलशन निजाउन और उसका भाई और उसके 2 साथियों ने मेरी साजिश रच दी है, इसको तो ऐसे मरवाएंगे। तो एक सुसाइड नोट मिल गया 16 दिसंबर का लिखा हुआ कि कल को मेरे परिवार में, मेरे साथ या मेरे पति के साथ कुछ होता है तो उसके। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार रिपीट किया है और चुनाव को लगभग 1.25 साल बीत चुका है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और हरियाणा में विकास के दावे हैं। लेकिन जब अफसरशाही सरकार के आदेशों का पालना ना करे, तो जब एक कार्यकर्ता के मन में पीड़ा होती है तो वो अपने ही सरकार के खिलाफ मुखर हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, नेता और व्यापारी नेता सतीश प्रजापति हैं, जिन्होंने रोहतक के नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर ही नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ आर्य नगर थाना के शय के ऊपर जो कुछ हो रहा है शहर में, वो जनता को बता दिया। और पुलिस के सामने सीधी आमने सामने की नोकझोंक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री से लेकर और हरियाणा के डीजीपी तक उसकी शिकायत करते हैं। तो सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस रोहतक के नगर निगम को जनता की सेवा का केंद्र होना चाहिए, लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि वो तो भ्रष्टाचार का कंट्रोल रूम है। राम अवतार वाल्मीकि जी तो वहां जनता के सेवक होने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो तो भ्रष्टाचार को रिमोट से कंट्रोल करते हैं वहां बैठ के। क्या है इसके पीछे, क्या है मसला? पहले तो मैं रोहतक की सम्मानित जनता और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं आज हरियाणा डिजिटल के समर्थकों का कहूँगा, मैं तो समर्थक ही कहूँगा, जो वीडियो को आपकी देखते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप, मोहित गोयल जी, आपके बड़े इंटरव्यू देखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रीफ करते हैं आप। तो ये जो आज भ्रष्टाचार का है, जो आज हरियाणा सरकार हमारी है, तीसरी बार रिपीट करी है, ये एक छोटे कार्यकर्ता और जनता की कारण के सरकार बनती है। कोई मंत्री एमएलए बनता है और मंत्री एमएलए बनने के बाद और कोई इस तरह का क्या नाम है शोषण करता है, और सरकार के सामने जब जनता अपील लेकर जाती है, कार्यकर्ता अपील लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होती, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेरे को हरासमेंट होती है। तो आज मैं बताना चाहूँगा, आज मोदी साहब ने एक हरियाणा के अंदर एक ऐसे विषय को टच किया कि हर वर्ग का मुख्यमंत्री होना चाहिए। पहले क्या होता था कि कुछ मुख्यमंत्री वही होते थे जिस तरीके से कोई सियासतबाज है या उन्हीं परिवारों से। तो ये एक चीज़ हरियाणा के अंदर बदलाव किया 6 महीने पहले, 4.5 साल बाद, क्या नाम है, खट्टर साहब से नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये एक जनता की चॉइस थी और एक जनता का मुद्दा था, या ये कह लो कि क्या ना, जो भाजपा लॉबी है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो इस चीज़ को देख रहे थे कि आज हरियाणा में क्या चीज़ चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री बनाए गए। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया कि तो 6 महीने के लिए बनाया, अगली बार बनाए ना बनाए। तो उसमें मैं केंद्रीय नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाजपा पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से बनाया और दोबारा रिपीट हुए और बहुत अच्छी सीटें आई। और नायब सिंह सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री मिले, हरियाणा प्रदेश नहीं कहूँगा, भारत के अंदर शायद ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। हसमुख, 24 घंटे दरबार खुल रहे हैं सीएम साहब के। हम जाते हैं, परसों भी रात को मैंने यहाँ से निकला था 7 बजे, मैंने कॉल करी, जी मैं मिलना है। मुख्यमंत्री जी का एक ही बात था, जी 10 बजे आ जाओ, प्रजापति जी क्या मना करेंगे आपको।
तो मैं 10:30 बजे मैं मिला मुख्यमंत्री जी से। मिल के मैंने रोहतक के नगर निगम के भ्रष्टाचार की बातें बताई, पीड़ितों को ले गया, मैंने एविडेंस दिखाई, रिकॉर्डिंग दिखाई, बड़ा ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनी। और ओएसडी को ये बोल दिया गया कि आप इस चीज़ को एक एक चीज़ को नोट करो, जो भी ये चीज़ बता रहे। मैंने ये भी बताया कि रोहतक के अंदर पुलिस चौकी थानों के कारण जितने नशे के कारोबार हो रहे हो, चाहे चिट्टा हो रहा हो, चाहे दारू हो रही हो, चाहे स्मैक बिक रही हो, सारा का सारा पुलिस चौकी थानों की शय में बिक रहा है। इसकी आवाज़ मैंने 10 दिन पहले माननीय एसपी साहब रोहतक को भी दी थी, मुख्यमंत्री साहब को भी मैं देख आया था। जब मेरे को ये देखा कि पुलिस वाले भी मेरे को कहना इस तरीके से बैरिकेड लगा दिया, पीड़ितों की आवाज़ नहीं सुनते, आईडी के उसमें नहीं सुनते, मेरे जैसे कार्यकर्ता या जिला प्रधान व्यापार के होते हुए मेरे को रोका जा रहा है, तो आम पीड़ित को कितना रोका जा रहा है। चौकी थानों में एंट्री भी नहीं करने दी जाती। और जो नशे के कारोबार करते हैं उनको चौकी थानों में इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे उनके दामाद हैं वो। अब पीछे आईटीआई का मामला देखा होगा आपने कि 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। जब तोड़ दिया वो पीड़ित वहाँ पर गए कंप्लेंट लेके, तो चौकी थाने के अंदर से रात को 10:30 बजे ये बोल दिया गया कि अपना फैसला कर लो, अपना सामान ले जाओ, चोरी करने नहीं आए थे, तो गलती से हो गया था पी के उससे। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो मैं रात को अपना खाना छोड़ के मैं सीधा कहना मैं आर्यनगर थाने जाता हूँ। थाने जाता हूँ, 2 सामान वापसी देते हैं। एक वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी, उससे मेरी बहस होती है, आप सामान क्यों दे रहे हो, हमारी कंप्लेंट करो, हमारे इनको न्याय दो, इनकी जगह सलाखों के पीछे है, वहाँ दो। तो इतनी कहते बहसबाजी करने लगे, तो एक ना सुनी। अगले दिन हमने प्रदर्शन करने की सोची, तब जाके कहना मैं हमें माननीय एसपी साहब तो नहीं थे उस टाइम, एएसपी साहब थे शशि शेखर जी, उनके पास गए। उन्होंने 2 मिनट में कॉल की, एसएचओ को धमकाया कि तुम ऐसा रवैया कर रहे हो, तो 2 घंटे के अंदर सारे के सारे आरोपी पकड़ लिए गए। इसी तरीके से पालिका बाजार के बाहर पनीर और दही वाले का मामला था, उसमें भी ऐसा ही था कि उसके ज़बरदस्ती पनीर खा रहे थे, उसने रोक दिया तो उसके शीशे तोड़ दिए, मारपीट कर दी और धमकी दे दी। वो दुकानदार के नाम में आर्यनगर थाने जाता है सिक्योरिटी मांगने, भाई मेरे साथ इस तरीके से होने वाला है झगड़ा, तो वो कहते हैं जी कुछ नहीं होगा, जा तू दारू बेचता होगा, तू दारू पिलाता होगा, तू इस तरीके से आरोप करके उसको कहना वहाँ से भगा दिया। प्रजापति जी, मेरा यहाँ एक सवाल है। आपको तो पता है कि शहर में कहाँ स्मैक बिक रही है, कहाँ अवैध दारू बिक रही है, कहाँ चिट्टा बिक रहा है। क्या रोहतक के एसपी को, क्या आर्यनगर थाना पुलिस को नहीं पता कि कहाँ बिक रही है? मतलब आप लोगों के पास सूचना है, पुलिस के पास सूचना नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो जी, उनके पास सूचना नहीं है। पहले कहते थे गहरे बहरे अफसर और अधिकारी, गूंगे बहरे। मैं तो ये कह रहा हूँ कानून अंधा नहीं है, जो हमारा कानून है संविधान के उस पर बना हुआ है वो अंधा नहीं है। ये गूंगे बहरे और ये प्रशासन अंधा है, जो देखते हुए भी अंधा बन रहा है। वो क्यों बन रहा है मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ। पुरानी सब्जी मंडी थाने के एसएचओ सुशील कुमार को मैंने बताया कि इस तरीके से आपके एरिया में सलारा मोहल्ला या पाड़ा मोहल्ला या खोखरा कोट या सासियों वाला चौक, यहाँ पर समय का सारी चीज़ें बिक रही हैं। वहाँ पर मैंने बोला है, पत्रकार भी मेरे साथ था। एसपी साहब को मैंने लिखित में दिया है, आर्यनगर थाने में जाके मैंने एसएचओ को बोला है, डीएसपी साहब को मैंने रवि खुंडिया जी को ऑफिस में जाके बोला है, लेटर भी दे के हूँ लिख के, कोई सुनवाई नहीं। बताने के बावजूद, रिटर्न देने के बावजूद भी कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। इतनी जरूर कार्रवाई हो रही है, इन चीज़ों को देने के बाद मेरे को सोशल मीडिया पर कच्चाबरी रोड का जो कोई पनवाड़ी व्यापारी है जो दारू का, उसके बेटे ने, सचिन निजाउन ने, मेरे को, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी है। पालिका बाजार के अंदर गुलशन निजाउन और उसका भाई और उसके 2 साथियों ने मेरी साजिश रच दी है, इसको तो ऐसे मरवाएंगे। वो कंप्लेन मैंने माननीय एसपी साहब को भी दे दी रोहतक, और आर्यनगर थाने के एसएचओ को भी दे दी है, और एविडेंस भी मैंने देने के लिए तैयार था, मैं लिए नहीं जा रहे। मेरे ऊपर 4 साल पहले पालिका बाजार के अंदर एक फायर हुआ था लाइसेंसी रिवॉल्वर से, वो गोली मैंने दी है, वो भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं देना चाह रहा हूँ, उनको खोल मेरे पास रखा है। मैंने 16 साल का ब्यौरा दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, और इस तरीके से इन लोगों ने मेरे को परेशान किया, कहीं भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। आज उस एप्लीकेशन को 25 दिन हो गए, उस आरोपी को बुलाया भी नहीं है, और मेरे से बयान भी लेके बुलाया नहीं है कि किसी तरीके से आप आ जाओ, इस तरीके से कर दें। आप कोई झूठी एप्लीकेशन दो देना तो पुलिस उसको उठा लेती है और पैसे खा के 1 मिनट में छोड़ देती है। मेरा इतना बड़ा मामला सोशल मीडिया पर देने के बावजूद, एसपी साहब से देने के बाद,
मुख्यमंत्री जी को मैं दे आया, एसपी साहब ने बिल्कुल वो कोई नहीं करी। आईजी साहब के से मैंने फ़ोन पे बात करी, एसपी साहब से करी, उनके संज्ञान में है। तो ये मामला मेरे को कहीं ना कहीं है ना, पूरे रोहतक जिले पे भ्रष्टाचार है। अच्छा सतीश प्रजापति जी, यहाँ सवाल एक उठता है, ये जो आप बोल रहे हो ये सब नेता बनने के लिए बोल रहे हो या सरकार की छवि खराब हो रही है और आपको दुख होता है इसलिए बोल रहे हो? मतलब इसके पीछे क्या है? क्योंकि लोग कुछ तो कह रहे हैं कि भी नेता बनना है सतीश प्रजापति को, तो कुछ भी बोले जा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार की छवि खराब ना हो इसलिए सतीश को चिंता है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते जो ये सब कर रहा है। क्या है इसके पीछे? सच बताओ लोगों को। देखो जी, आप सभी को पता है, सोशल मीडिया पर मेरा कोई भी बयान देख लो आप, मैं पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए या व्यापारी की भलाई के लिए आप चलोगे ना, तो सबसे पहले ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको कि आप किस पार्टी से हो। आपको न्याय के तरीके से चलना पड़ेगा। सामने मेरा बाप भी होगा, भाई भी होगा ना करप्शन में, तो उसको भी बोलना पड़ेगा। पंचायत में ये चीज़ सिखाई जाती है हमारे हरियाणा में, पंचायती वो होता है जो अपनों को भी गलत बताए, मेर तेर करे तो वो एक भ्रष्टाचारी है, वो एक पापी है। और आज चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कोई इलेक्शन से इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मेरा अब सिर्फ एक चीज़ का ये चीज़ है, जब मेरे जैसे व्यापारी जिलाध्यक्ष के साथ इतनी कहानी हो रही है और इतनी कहानी होने के बाद भी कोई नहीं सुनता, तो आम पीड़ित शहर की जनता कितनी परेशान होगी। उनको तो चौकी थानों में नहीं बढ़ने दिया जाता था। मैं आपको नगर निगम के भ्रष्टाचार पे ले जाता हूँ। ये तो विषय था हमारा, क्या नाम है, पुलिस प्रशासन का। जो नगर निगम का भ्रष्टाचार का जो मुद्दा मैंने उठाया, एक मेरा पड़ोसी है, मेरा रिंकू भाई लाला जी, उसका मैंने मुद्दा उठाया। उसकी एक प्रॉपर्टी आईडी गलत चढ़ा दी, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, जेपी कॉलोनी का मामला है। उसकी क्या नाम रजिस्ट्री चढ़ा दी, मैं आईडी गलत चढ़ा दी कलर ने, उसने तो जनवन दे रखी थी, वो आईडी गलत चढ़ा दी। नगर निगम का जो सर्वे हुआ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा, वो सारा का सारा फ्रॉड हुआ। और उसका फ्रॉड हो गया। जब इतनी शिकायतें रोहतक की जनता की आ रही है, तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं करते कर्मचारी अधिकारी? उसको दुरुस्त कराने के लिए जब पीड़ित अपनी रजिस्ट्री ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाता है, तो वो कोई कार्रवाई नहीं होती। जब परेशान हो लेता है, तो फिर वो कहीं ना किसी का सहारा लेता है। मैंने पूर्व मंत्री जी की कॉल कराई, मैंने राम अवतार वाल्मीकि जी मेयर की कॉल कराई, औरों की मैंने कॉल कराई, मैं खुद प्रेजेंट हुआ, तो बिल्कुल नरेंद्र कलरक ने, डीएमसी ने बिल्कुल नहीं सुनी। और ये नगर निगम का ही कलरक है? नगर निगम का कलरक है। डीएमसी जो बैठा है यहाँ 20 साल से बैठा है, वो अपने आप को ये कहता है मैं सुरजेवाले का भांजा हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास। ये समाधान शिविर के अंदर डीसी साहब के सामने डीएमसी साहब ने मेरे पीड़ित साथी को बोली थी, वो चीज़ मेरे पास है। फिर नहीं हुआ, सिफारिश करने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो मेरे लाला जी ने मेरे को ये कहा कि मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है सोनू नाम का, उसकी नरेंद्र से बात हो गई है। मैं क्या बात हो गई है? बोला 25,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं बोला भाई रिश्वत देना और लेना तो गलत है। बोला भाई काम ही नहीं हो रहा, मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी, मेरे को परेशानी इतनी हो रही, चक्कर इतने काट लिए, मेरा पैसे दे के भी काम होता हो तो मैंने कराना पड़ेगा, मेरी मजबूरी बन गई। जब सरकार के पूर्व मंत्री के पास चले गए, मेयर के पास चले गए, वहाँ सुनवाई नहीं है, तो और क्या चाह रहा हमारा भाई? बात तो ठीक है। तो उन्होंने 25 की बात करी, 23,000 में नरेंद्र कलरक ने उस आईडी को 10 मिनट में ठीक कर दिया, जो 10 महीने में नहीं हुई। फिर इस तरह का एक मामला और हुआ। एक हमारे सुनारिया चौक से डॉक्टर शिव कुमार धीमान जी हैं, उस धीमान जी का ये मामला था कि 2023 तक उसका प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल ठीक आ रहा था, 200, 250, 300, 15 गज की दुकान थी उनकी, और वो दुकान चढ़ा दी गई 2023 के सर्वे के बाद 228 गज की। 228 गज की चढ़ा दी, तो उसका जब टैक्स आया तो उसकी आंखें खुली। वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री लेके जब निगम में आया, तो इन लोगों ने नहीं सुनी। 4 साल से पीड़ित था, तो देता रहा, नहीं सुनी। जब कमिश्नर साहब से मिलने जाता, तो डीएमसी के बंदे वहाँ पहले पता लग जाते हैं कि इसका ये मामला चल रहा है, इतने दिन में इनको एक एक बंदे की पहचान हो जाती है। तो वहाँ पर जो कर्मचारी खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी मीटिंग में साहब, मिलने नहीं दिया जाता या होते नहीं। ये 2 चीज़ें बनती थी। तो जो मैं नहीं मिलने दिया, तो वो रोते हुए मेरे को वहाँ पे बाहर पार्क में मिल गए। मैं बोला भाजी आप ऐसे कैसे रो रहे हो, क्या बात हो गई है? बड़े रोए। मैं बोला भाई बता दे, कम बात बताओ भाजी आप क्या है। उन्होंने बताया कि 4 साल से मैं ऐसे परेशान हूँ, और मेरे साथ इतनी परेशानी करके, इतनी हरासमेंट, 7 महीने पहले मेरे पैरालाइज भी हो गए इस मानसिक और आर्थिक स्थिति में। और आर्थिक स्थिति में, परेशानी में इतना तंग हो गया। मैं आज मेरा व्यापार जो प्रोफेशनल था,
डॉक्टर लाइन का वो भी बंद हो गया है। और मैं मेंबर भी था डॉक्टर एसोसिएशन का, आज मैं कहीं का नहीं रहा। और ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे। आज मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 228 गज की जो ज़मीन मेरे नाम जो दिखाई जा रही है, मेरे नाम सर, मेरे एड्रेस पे, वो 15 मकान आगे के नाम प्रॉपर्टी है, 3 मंजिल। और आज उसको ये कह दिया कि एड्रेस मेरा है, मोबाइल नंबर मेरा है और लोकेशन मेरी है, कि उसको सील करने का, मेरी दुकान को सील करने का मेरे को नोटिस दे दिया है। मैं इसलिए रो रहा हूँ। तब मैं लेके मैं कमिश्नर साहब के पास गया, मैं जी ऐसे पीड़ित, ऐसे परेशानी होती है, आपसे मिलने नहीं दिया जाता। आपका जो डीएमसी ग्रुप है, जो ये इस चीज़ का आईडी वाला, ये सारा का सारा करप्टेड है। इतना कहते ही कमिश्नर साहब जो डॉक्टर आनंद शर्मा जी हैं, उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप बाहर जाइए। मैं बोला जी आप बाहर वाला क्या मतलब हो गया? एज ए मैं कहीं जिला प्रेसिडेंट हूँ व्यापार मंडल से, और सहायक हूँ मैं इन लोगों का, जो आप लोग बात नहीं सुनते। मैं इनको आपके पास जनप्रतिनिधि बनकर मैं इनकी आवाज़ उठाने नहीं आया। मैं एक काम करवाने के लिए आया हूँ डॉक्यूमेंट पे। मैं बोले जी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं। बोला आप पे एविडेंस है? मैं बोला मेरे पास एविडेंस है। तो इतनी बात कहते हैं ना, और चिंगर गए तो डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर, मैं बोले जी मेरे एक डॉक्यूमेंट दो। मैं अपने पीड़ितों को लेकर बाहर आ गया। तो मैंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत ज़्यादा होनहार हैं, जिनके कारण आज ये ताकत मेरे अंदर बोल रही है, अनिल भाटिया जी, उनको कॉल किया। वो तुरंत मौके पे पहुंचे अपना काम छोड़ के। मैं बोला जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुई है। उन्होंने एसडीएम साहब को कॉल करी, एसडीएम साहब ने मिलने का टाइम दिया, ऑफिस में हम गए। तब गए तो उससे पहले निगम का कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और अन्य जो अधिकारी, वो पहले मेरे से पहले वहाँ पे पहुँच गए एसडीएम साहब के पास। क्यों, पता लग जाता है सारे के सारों को कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। चलो जी हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने आप बीती बताई। तो ज्वाइंट कमिश्नर साहब क्या कहते हैं, जी ऐसा नहीं है, आपने मिसबिहेव किया होगा, फलाना किया होगा, झगड़ा किया होगा। मैं बोला जी आपके साथ जो कर्मचारी थे वहाँ पे, उनसे पूछो, और बाकी कैमरा भी लग रहा है तो वो रिकॉर्डिंग निकालो, और जो मेरे साथ थे उनसे पूछो, इस चीज़ की जांच कराओ आप। इतनी कहते हैं ना, ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने नहीं माना, और कमिश्नर साहब पीछे बैठे थे, वो सुन रहे थे सारी बात। मैं बोले जी इस तरीके से गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ये 4 साल से ऐसे ये पीड़ित है, इसकी ये समस्या है, पैरालाइज भी हो गया। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सुनी हमारी बातें। एसडीएम साहब से हम बहुत खुश हुए। अनिल भाटिया जी ने ज्वाइंट कमिश्नर साहब को कहा कि हम आए हैं एसडीएम साहब से मिलने, आप बैठे हो, बैठ जाओ, सुन लो हमारी बात, आप बीच में हमारे को बोलो मत। तो इतना रोकते और नहीं मानने, और उत्तेजित हो गए। तो भाटिया जी ने कहा कि हीरा पन्ना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर बाजार के अंदर, तो वहाँ पर एक मेरी दुकान सील कर रखी है। जब मैं ज्वाइंट कमिश्नर इसी के पास आया एसडीएम साहब, तो इसने मेरी एक नहीं सुनी, मेरे को ही कह दिया गेट आउट। तो इस जिला प्रधान के तो बच्चे को तो पता नहीं कितना बोला होगा इसने, कमिश्नर साहब ने। बोले जी पूछो, इतनी कहते हैं ना, ज्वाइंट कमिश्नर के टेप लग गई मुँह पे, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा जी मैं इसकी जांच कराता हूँ जी, ये है। मैं चलो जी ठीक है। कोई कॉल नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। अगले दिन मैं क्या ना अपने पीड़ितों को लेके, जो शहर के मेरे पास कॉल आए थे, मैं उनको पीड़ितों को लेके, जिनकी प्रॉपर्टी की समस्या थी, चाहे किसी और निगम की समस्या थी, उनको लेके मैं मेडिकल चौक पे इकट्ठा होके मैं निगम में चला गया। निगम में जाने से पहले पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ पे क्या नाम गुंडे थे, हम एक व्यापारी और पीड़ित गुंडे थे। पुलिस को आगे खड़ा कर दिया, बैरिकेड लगा दिया। किसने खड़ा किया पुलिस को? निगम के कर्मचारियों ने खड़ा करा। नहीं, पुलिस को क्या शौक है, कोई ना किसी ने तो बुलाई। बैरिकेड लगा दिया। हमने कहा जी हमें मिलने दो, मेयर साहब से मिलना चाहते हैं हम। तो बिल्कुल नहीं कहा, बोले ये 5 बंदे मिलेंगे। मैं बिल्कुल 5 नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सभी मिलेंगे, मिलना तो मिले, नहीं तो हम अपने वापिस चले जाते हैं। इतना मैसेज अंदर जाते ही क्या नाम है, अंदर से मैसेज आ गया आ जाइए। इतनी देर में जो कुलदीप, जो हरिनगर थाने का जो एम्प्लॉइज खड़ा था, जो अपने आप को कह रहा था कि आप स्टंट कर रहे हो पब्लिक में छाने के लिए, उसके एविडेंस मेरे पास हैं। एक इतना बड़ा केस है जो मैं सीएम साहब से परसों मिलवा के लाया हूँ। मैं, परवीन जैन है, उसने 8 महीने पहले किला रोड चौकी में, श्याम सुंदर इंचार्ज था जांगड़ा उस चौकी का, उसके पास वो एक कंप्लेन लेने चला गया। उसका दोस्त ने 12 लाख का, कोई वुमन सोसाइटी थी, तो 12 लाख का फ्रॉड कर दिया। तो उसकी कंप्लेंट देने के लिए गया, तो उन्होंने उसके साथ बदसलूकी कर दी। वो पीपी ज्वेलर्स पे लगा हुआ था, तो वहाँ से किसी की सिफारिश करा के वो चीज़ करा दी। उसको उल्टा धमका पुरा के और उसको क्या नाम है बाहर निकाल दिया। तो उसने पत्रकार को बुला लिया, जैसे आप आगे आज
पत्रकार को बुला लिया तो श्याम सुंदर ने उसकी पत्रकार की कॉलर पकड़ के अंदर बिठा के, अरे ये बोला भाई तेरे तो लगाऊंगा मैं गन का क्या नाम केस, तू क्या बात उठा रहा है, तो तेरा मतलब क्या है इसकी बात। बोला जी पीड़ित कोई आता है मेरे को बुलाता है तो मेरे को आवाज उठाना हमारा एक धर्म भी है और एक फर्ज भी बनता है, ईमानदारी से वो आवाज उठानी चाहिए। उसका एविडेंस भी मेरे पास है, कौन से पत्रकार पे क्या कुछ लगाया था वो सारी चीज मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, ये रोहतक में ही एक पत्रकार को मतलब चौकी में ये कह दिया कि गन का लाइसेंस लगा देंगे, गन का लगा दें, आपके पास अवैध असला मिला है। ये चीज बिल्कुल एविडेंस है, ये चीज का प्रमाण भी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों को, मियाँ बीवी को, जो प्रवीण जैन था और उसकी बीवी थी, उनको दोनों को भी पकड़ के बिठा लिया जाता है। इधर से श्याम सुंदर तो मारता है प्रवीण जैन को, एक निर्मला यो है जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी, वो उसको उसी घरवाली को पीटती है। करा करू के पुलिस कर्मचारी जो श्याम सुंदर है वो इतना बढ़िया तरीके से गेम खेलता है, उनको पीट पाट के अपने फ़ोन से वीडियो बनवाता है, जी आपने झूठी कंप्लेंट दी थी और इस तरह का कोई मामला नहीं था, इस तरीके से उस पत्रकार की भी बना ली। और वो वीडियो मेरे पास है एविडेंस पे भी, जो श्याम सुंदर ने बनाई वो भी, और जो पीड़ित पीटा और जो पीड़ित के साथ उस चौकी में परेशानी हुई वो वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो मैं देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, वो चीज़ करा दी, उसको वहाँ से भगा दिया। उसको भगाने के बाद मालाबार ज्वेलर्स पे वो लड़का जो फ्रॉड कर रहा था, एक उसका साथी, वो वहाँ पे काम करता था, वहाँ पे फिर चले गए, वहाँ फिर कहाँ सुनी होगी, सिविल लाइन थाने में फिर कंप्लेंट दे दी, वहाँ पर भी ऐसे करते रहे चलते रहे। फिर एक मामला आ गया आर्यनगर थाने में, उन्होंने कंप्लेंट दी जी ऐसे ऐसे क्या नाम है, ये एरिया है ग्रीन रोड आपका आता है, अरे ये बंदा यहाँ पे रहता है, हमारे साथ इतनी मानसिक परेशानी और आर्थिक परेशानी होगी, हमारी जीवन भर की कमाई भी 12 लाख रुपए ले गया, ऊपर से मारपीट भी हमारे से करा रहा है। एक जिला परिषद प्रतिनिधि जो भाजपा का है वो उसकी शय में आके के ना उन पर प्रेशर करा के उसको भी वहाँ से वो कर दिया। कुलदीप भाई वहाँ पर मिलता है, उसको शिकायत देते हैं तो शिकायत नहीं लिखते, बोले तुमने बहुत तंग कर रखा प्रशासन को, थारी कितनी कंप्लेंट लिखी, उनको भगा दिया। तो उस लेडीज गई थी उस टाइम अकेली, लेडीज गई थी तो उस चीज़ की सीसीटीवी फुटेज भी है और वो तारीख भी मैं सारी बता दूँ आपको। तो वो गई थी तो अकेली 6:30 बजे उसको भगा को दिया, ना किसी कर्मचारी ने सुनी ना महिला अधिकारी ने सुनी, उसको भगा दिया। वो इतनी हरासमेंट होगी 22 दिसंबर को वो यहाँ से मिस होगी, गायब होगी। तो जब वो 8 बजे उसने पता था कि क्या नाम है वो कंप्लेंट देने के लिए गई है, जिद करके मानसिक परेशानी करी रखी थी, वो थाने में जाता है प्रवीण जैन, वो कहता है ये कुलदीप मिलता है और पुलिस कर्मचारी मिलते हैं। बोले जी मेरी बीवी आई थी, बोला हमने क्या बेरा कित की, बोला जी आई थी कंप्लेंट देने, बोला भागी हुई हमने क्या बेरा, पूछ उससे कित भागी, क्यों फोन था नहीं उसके पास जो संपर्क करते। वो यहाँ से कैसे पहुँची कैसे नहीं पहुँची, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 25 तारीख को उसने ट्रेन के आगे कूद के ना जान दे दी। वो जब 22 को 23 को 24 को यहाँ ढूंढता रहा, सुबह 11 बजे 24 तारीख को कहना वो दिल्ली रवाना हो जाता है। उसने यहाँ जीआरपी थाने में भी कंप्लेंट दे रखी है, ऐसे मेरी मिसेज गुम हो रही है, और जगह भी कई जगह दे रखी है। यहाँ 24 से वो 11 बजे चला जाता है। 11 बजे जाने के बाद वो जाता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने, वहाँ पर भी कंप्लेंट देता है, नए बस अड्डे पर भी कंप्लेंट देता है, उसकी दर्ज है, 24 को दी है उसने मिसिंग की। तो देने के बाद नहीं मिलता, वो 24, 25, 26 तक ढूंढता रहता है, उसको कोई पता नहीं मिलता बीवी का। तो 26 को जब वो आता है रेलवे स्टेशन पे रोहतक के लिए रवाना होने के लिए, तो एक बार जीआरपी थाने चला जाता है। बोले जी ये मिसेज मिली, बोले एक लेडीज तो मिली है, इस तरीके से कूद के मरी है, इस चीज़ की शिनाख्त कर लो, आप जानते हो। तो वो शिनाख्त करी तो वही कपड़े और वही औरत थी। वो उन्होंने बताया जी 25 तारीख को ऐसे इसने ट्रेन के आगे कूद के ना जान दे दी है। उसने वो बॉडी ली, वहाँ पे सारी चीज़ वो करी, वो सारी चीज़ आज एविडेंस इनके पास भी है, वहाँ भी है। तो जब उसको संस्कार कर दिया, संस्कार करने के बाद इन्होंने घर पे आके सामान की तलाशी ली। सामान की जब तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिल गया 16 दिसंबर का लिखा हुआ कि कल को मेरे परिवार में मेरे साथ या मेरे पति के साथ कुछ होता है तो उसके दोषी फलाना आर्यनगर थाने का, सिविल लाइन थाने का, और एक अपना एसपी ऑफिस में एक इकोनॉमिक सेल है, एक राजेश, एक जो अमन जैन था वो, एक उसका भाई और एक उसका रिश्तेदार जिसने फ्रॉड करा 3 लोगों ने, उनके नाम थे, ये जिम्मेदार होंगे। और हमारे को मानसिक और आर्थिक परेशानी इतनी कर रखी है कि या तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है टेंशन में,
या हमारे साथ कुछ भी करवाया जा सकता है। तो वो चीज़ होगी, जब सुसाइड नोट लेके क्या नाम है पीड़ित फिर जाता है तो फिर भी कोई कंप्लेन नहीं होती। उसको जिंदे जी तो नहीं मिला, नहीं 8 महीने में, उसको मरने के बाद भी नहीं मिला। आश्चर्य एक चीज़ बोर होता है, हरियाणा सरकार पे मैं सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, मैं हरियाणा सरकार के प्रशासन पे जरूर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। 25 बार सीएम विंडो लगा दी, डीजीपी हरियाणा को लिख दिया, रोहतक आईजी से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, डीएसपी साहब से मिल लिए, और एसएचओ और इनसे चौकी थानों में कितनी बार मिले। वो सारे के सारे एविडेंस है, ऑनलाइन भी एविडेंस है जो लगाए, हमारे को आज भी न्याय नहीं मिला। उस बंदे ने मेरी वीडियो देखकर परसों मेरे से संपर्क किया, कल मैं उसको माननीय सीएम साहब के पास लेके गया, मैंने सारा मामला बताया, सारा मामला सीएम साहब ने समझा और डीजीपी हरियाणा को कॉल करा कि ऐसे ऐसे ये मामला है, ये आपसे मिलेंगे, इनको क्या नाम है कार्रवाई करें। कल फिर डीजीपी ऑफिस हम 11 बजे मिले हैं, सारा उसका वो देख गए हैं और वो सारी चीज़ का हमारे पास लीगल है, सारी चीज़ है। मैं रोहतक के प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके के पीड़ितों को जिंदा जी न्याय नहीं मिलता तो मरने के बाद न्याय नहीं मिलता तो क्या दोगे आप? आज उस बंदा कुछ कर लेता है, आज मेरे को सोशल मीडिया पे इतनी धमकी आ रही है, आज पुलिस प्रशासन की जरा सी भी चूक नहीं है, नेताओं को औरों को इतनी सिक्योरिटी, इतना पैसा दे रखा है और इतनी फैसिलिटियाँ दे रखी, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वहाँ पे आपने जरा सी भी नहीं दे रखी। मेरी आज भी आर्यनगर थाने के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 25 दिन से एप्लीकेशन लगी पड़ी है, माननीय एसपी साहब को मैंने दे दी, मुख्यमंत्री साहब को मैंने दे दी। तो आज इस पीड़ित के साथ ये हो रहा है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आपका एक सवाल था कि आप हरियाणा सरकार पे जो बोलना चाह रहे तो किस कारण है, क्या कारण है? आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय मोदी जी हमारे और उच्च अधिकारी जो बैठे हैं हमारे, उनका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से योजनाएं हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। जो हरियाणा के पहले सीएम हमारे ऐसे क्रांतिकारी सोशल ही कहूँगा मैं, मुख्यमंत्री तो हमने और भी देखे हैं, बहुत देखे हैं कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची का जो सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर जी ने करा, ट्रांसपेरेंसी करी, आज उनसे बहुत हम खुश थे। और आज दूसरे नंबर पे हम नायब सिंह सैनी से भी बहुत खुश हैं, इनकी सारी की सारी योजनाओं से खुश हैं, डिजिटल से खुश हैं। जितनी फ्रॉड पेंशन होती थी, राशन कार्ड होते थे पहले की सरकारों में, आज सबको डिजिटल कराने के बाद बहुत कुछ राहत है। आज जिला प्रशासन पे और ये जो पुलिस चौकी थानों के कारण जो नशे बिकते हैं, ये सारा का सारा ये जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो सिस्टम ऊपर से बन के आता है सारा का सारा यहाँ पर फैल हो जाता है। ऐसे ऐसे पीड़ित मेरे पास आ गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। 1 लाख रुपए की सुशील रंगा है यहाँ पर, क्या नाम है, नगर निगम का एम्प्लॉइज, उसको 1 लाख रुपए दे रखा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। घर से वो लेके गया, 3 भाई उसके और 2 जने और, 5 जने उसके घर से लेके गए हैं। वो 4 साल से भटक रहा है और 7 महीने पहले एसपीडीसी के पास भी ये मामला आता है कि भाई ऐसे ऐसे ये रिकॉर्डिंग है, मेरे पास व्हाट्सअप चैटिंग है। तो कमिश्नर साहब के और डीसी साहब के सामने ये चीज़ वो स्वीकार करता है सुशील रंगा कि इसका काम नहीं हुआ, इसके पैसे मैं 1 लाख रुपए लौटा दूंगा। वो रिकॉर्डिंग भी है। वो होने के बावजूद भी आज कमिश्नर साहब ने और डीसी साहब ने वो पैसा नहीं दिलवाया। लेकिन यहाँ तो प्रजापति जी सवाल तो ये उठ गया, आपने सारी बातें बताई, तारीफों के पुल भी बांधे आपने, प्रशासन की आप नाकामी भी बता रहे हो। प्रशासन की अगर नाकामी है तो सरकार की नाकामी है। अगर सरकार आदेश दे तो एक डीसी की या एसपी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो मुख्यमंत्री के आदेश को ना माने? ऐसा हो सकता है? कहीं ना कहीं सरकार भी फेल है, इसको मानोगे आप? इस पे मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप मामले को है ना आज बहुत बढ़िया टच कर रहे हो और मुझे भी है ना खुशी हो रही है बोलने की, जो मेरी प्यारी जनता जो सुन रही है। आज परसों का प्रोटेस्ट था मेरा नगर निगम में, वो था अधिकारी और कर्मचारियों के करप्शन पर। एविडेंस थे मेरे पास। एक हमारा जो रोहतक का मेयर है माननीय रामोतर वाल्मीकि जी, उसको बनाने वाली रोहतक की जनता है। हमने एक एक वोट के लिए इतना परिश्रम करा है, उनको आज बनाया है तो उनकी हैसियत अपनी नहीं थी, वो हैसियत थी रोहतक की जनता की। मंत्री बनाती है, एमएलए बनाती है, सांसद बनाती है। दुर्भाग्य तो मेरे को इस बात का रहा है, परसों जब मीडिया के सामने और जनता के सामने हमारे माननीय मेयर साहब ये कह रहे थे नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं है, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी भी होगी, मीडिया पे भी वायरल। और फिर क्या कहते हैं, आप हमारे को एविडेंस दीजिए, हम जांच करवाएंगे। मैं जांच कहाँ से कराओगे जी मेयर साहब? मेयर साहब ने कहा जी कमिश्नर साहब जी
से। मैं जी, कमिश्नर साहब तो करप्टेड है, उसने मेरे साथ ऐसी बदसलूकी करी। इस तरीके के ये मामले उसकी नाक के नीचे हो रहे हैं, आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं, तो हमारे को न्याय वहाँ से कहाँ से मिलेगा? इससे तो बड़ा बड़ा केस डीसी साहब तक जा लिया, आईजी साहब तक जा लिया, वहाँ तक न्याय नहीं है। तो फिर मैंने देख लिया कि ये मेयर साहब भी आज जनता से बन के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार भी गलत करेगी या मेयर भी गलत करेगा, या मेरा बाप या मेरा भाई या जनता भी गलत करेगी ना, उसका विरोधी मैं सबसे पहले हूं। सरकार के पास मैं तुरंत 7 बजे ऐसे फ्री होते ही मैं कहना चंडीगढ़ रवाना हो गया मैं जी, आपकी पॉलिसियां बेकार हो रही हैं, आपका सब कुछ सिस्टम फेल हो रहा है, या तो हम आप पे भी उम्मीद करना छोड़ दें। जब सीएम साहब ने इतनी बात सुनी ना, तो सीएम साहब ने ये कही कि सतीश मैं बैठा हूं, तू क्यों घबराने लग रहा है? मैं बोला जी, मेरे को परिवार से जान से मारने की मेरे को धमकी मिल गई, थ्रेट आ रही है। और अब ये कर्मचारी, अरे भ्रष्टाचारी रोहतक के, ये सारे के सारे पीछे लग गए हैं। मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे रोक रहे हैं, मेरे बच्चे रो रो के रोक रहे हैं कि इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की जान टारगेट करवा दी है, और आज तेरे को टारगेट कराएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ रोहतक की जनता से, हरियाणा की जनता से, इतने साहस है, इतने दबूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। इतना जरूर कह रहा हूं, जो इन लोगों ने लहू पी रखा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मेरे सरकार का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, मैं इनके खिलाफ बिगुल बजाऊंगा और ऐसे ऐसे करप्शन इनके उजागर करूंगा। नगर निगम के जो गली के रोडों के जो ठेके होते हैं, वहां पर कितने % किस मंत्री का जाता है, किस मेयर का जाता है, किस अधिकारी का जाता है, किस पार्षद का जाता है, ये करप्शन मेरे पास है। इतने दिन का जो फील्ड कार्यकर्ता के रूप में या पीड़ित होने के कारण है, आज मेरी रोहतक की जनता मेरे को एविडेंस दे रही है, उसको एक एक को उजागर करूंगा मैं, चाहे इसमें चाहे कोई मंत्री भी क्यों ना हो। या तो रोहतक की जनता और पीड़ितों की आवाज सुन ले ये मंत्री, ये कुछ ना। तो आने वाले टाइम में ये चीज और कहना चाहता हूं, कोई ये सोचता हो ये भाजपा का है, जिस तरीके से जनता पब्लिक सरकार बनाती है ना, कभी ये सपना ना रह जाए भाजपा पार्टी 2 टिकटों पे डट जाए कभी पहले की तरह। वो कारण क्या है? ये भ्रष्टाचारी जब तक रोहतक के कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक अंदर सलाखों के अंदर नहीं घेरे जाते, चाहे कोई भी हो, और न्यायिक जांच नहीं मिल जाती, जब तक ये सतीश प्रजापति रोहतक की जनता और पीड़ितों के साथ इस तरीके से आवाज उठाता रहेगा। आज मैं बताना चाहता हूं, कल को मेरी मौत का कोई जिम्मेदार है तो रोहतक का प्रशासन और रोहतक के करप्टेड नेता होंगे। आज मैं हरियाणा सरकार मेरी, मैं उससे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, या तो रोहतक के प्रशासन नगर निगम हो, चाहे तहसील हो, और जितने ठेकेदार और दलाल या निगम में घूम रहे हैं, अपने पर्सनल ठेके लेते हैं। एक नेता का तो ऐसा नाम आ गया है, एक 35 लाख की इनोवा एक ठेकेदार ने गिफ्ट कर दी है और उसको करोड़ों को ठेके मिल गए हैं। ऐसे से उजागर करने चाह रहा हूं, और जो बात बोल रहा हूं, कोई उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार का बढ़िया अधिकारी मेरे से सारी चीज के एविडेंस ले सकता है। मैं रोहतक के प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं सारे का सारा किसी हायर अच्छे जो हरियाणा सरकार बढ़िया के नाम पैनल कमेटी बनाकर मेरे से इन चीजों की जांच ले ले, मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं। जब तक रोहतक का नगर निगम प्रशासन, तहसील का भ्रष्टाचार जब तक, और रोहतक का जिला प्रशासन है जब तक, और चौकी थानों का जब तक नहीं होता, निरंतर ऐसे लगा रहूंगा। या तो ये सुधरेंगे या मैं सुधरूंगा। एक चीज की ठानी है तो इधर या उधर। और आज मैं बताना चाहता हूं, आज इतना आतू मैं इस महीने के अंदर 3 मार्च को, 15 मार्च को, 15 से 19 मार्च तक, और कल 20 तारीख को फिर चला गया मैं, 20 से 21 को मैं कल आया हूं। मैं इस महीने के अंदर 6 और 2 8 दिन मैंने लगा दिए हैं सीएम साहब के पास, डीजीपी साहब से मिला, मैं हमारे माननीय मंत्रियों से मिला, वो मेरे पास सारी चीजें एविडेंस है, सारे लिखित मैंने दिए हैं, भ्रष्टाचार के दिए। या तो इस पर हरियाणा सरकार पूरे मामले को संभाल ले, नहीं तो आज मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी दिल्ली के अंदर, और माननीय
हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बगैर पर्ची बगैर खर्ची और ट्रांसपेरेंसी से जो हमारी बातें उठाई हैं, और मैं जाऊंगा अपनी बातें रखूंगा, मेरी बातें कहीं नहीं सुनी जाती तो अपनी इच्छा मृत्यु मैं मांगता हूं राष्ट्रपति जी से कि मुझे मृत्यु दीजिए, और नहीं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जब तक भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी चाहे नेता हो, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बैठूंगा नहीं। इतना चीज कहता हूं, मैंने अपने बच्चों को बता दिया कि मैं नहीं हूं आज से। लेकिन प्रजापति जी, यहाँ दो सवाल और खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो ये है, डीसी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, कमिश्नर के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, एसपी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, मंत्री के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, मेयर के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। तो शहर को एक मूलभूत जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, पूरे सिस्टम के ऊपर आपने सवाल उठा दिया। सरकार आपकी ईमानदारी का दावा कर रही है, अधिकारी आपने सारे करप्ट बता दिए, मेयर आपने करप्ट बता दिया, निगम को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया। तो फिर ठीक क्या है? आपकी सरकार से तो भ्रष्टाचारी कोई सरकार ही नहीं है, ये सरकार का ही तो तंत्र है। मतलब आपकी सरकार भ्रष्टाचारी है। ये सवाल तो मुख्यमंत्री के ऊपर ये कलंक लगता है कि एक मुख्यमंत्री और उसके मुख्यमंत्री के एक जिले में सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, और ये खुद आप आरोप लगा रहे हैं उस बीजेपी पार्टी का ऊपर जिस बीजेपी पार्टी की सरकार है। ये तो सवाल आपकी सरकार के ऊपर, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल है। जो मैंने एक चीज कह दी, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे भाई हो, या तो इसको संभाल ले। मैंने इतना भी आपको बोल दिया कि 2 टिकटों पे भी सिमट सकती है ये। कभी 2029 का सपना ले रही हो सरकार, तो वो चीज नहीं है। जनता जब तक खुश नहीं होगी, जब तक सरकार रिपीट नहीं होगी, इस तरीके से पीड़ित और इस तरीके से जनता के साथ परेशानियां होगी। मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी चाहे शाह जी उतर के आ जाइयो, सपना भूल जाएंगे। आज जो सरकार आई है, ट्रांसपेरेंसी पे आई है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची योजनाओं पर आई है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी बगैर पर्ची खर्ची ये दिखा रहा हूं मैं, आप खोल रहे हो, आप खुद मैं खोल रहा हूं। एसपी साहब से जब मैंने 25 दिन पहले दे दिया, आईजी साहब को बोल दिया, और मेयर का तो बयान ही आ गया कि नगर निगम भ्रष्टाचार नहीं है। मैं तो, मेरी बात सुनो जी, मैंने ये जो चीज बोली है, अधिकारी अपनी बोल रहे हैं। आज मेरे हरियाणा के दर्शक आपके इन कमेंटों में बताएंगे करप्शन है क्या नहीं है। मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। ये रोहतक की सामान्य जनता और ये हरियाणा की सामान्य जनता इस चीज पर 2 या 3 दिन में विचार कर देगी। और एक चीज और कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार हो चाहे भ्रष्ट कर्मचारी हो, या तो कहना बाज आ जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में ये चीज कहता हूं, जनता को रोड पर उतरकर ऐसा काम करेंगे कि क्या नाम सपने रह जाएंगे, बगैर जनता कुछ नहीं है। इस चीज की मिसाल सतीश प्रजापति, आपका सेवक, आपका बेटा, आपका भाई बिगुल बजाने के लिए तैयार है। रोहतक में ईमानदार कौन है तो आप ये बता दो। भ्रष्टाचारी तो आपने बता दिया, ईमानदार बता दो। ईमानदार एक है जी, कौन है? हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी हैं, बहुत बढ़िया ईमानदार थे, उनको काम भी नहीं करने दिया इन अधिकारियों ने, इन नेताओं ने। इस चीज का उजागर आपने भी पता है। उस जैसा ईमानदार पार्टी में रोहतक में कहूं, मनमोहन गोयल जी जैसा कोई भी नहीं है। उन्होंने भी सवाल उठाए थे। अब पीछे के मैंने वीडियो डाल रखी है रामोतर वाल्मीकि जी की, जब उसमें ज्वाइंट कमीशन को धमका रहे हैं कि इस तरीके से आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसे सहन नहीं होगा। और वहां पर डॉक्टर आनंद शर्मा और गुंगा बेरा बन के बैठा है। एक जरा सा भी कमेंट करता तो एम्प्लॉय है, जिम्मेदारी है। एक चीज और देखो, जिला परिषद की जो मीटिंग हुई थी उसमें कितना नंगा नाच हुआ है। उसमें एडीसी साहब बैठे हैं, हमारी चेयरमैन मंजू हुड्डा जी बैठे हैं। या उपद्रवी, इस तरीके से उपद्रवी कहूंगा, जब जनता उनको चुन के भेजती है और चुनने के भेजने के बाद भी उनको उठानी चाहिए वहां पे क्या नाम है आवाज, जनता की, जिले की, प्रदेश की। वहां पे आवाज क्या उठ रही है? गुंडागर्दी की। कभी तो 3-4 महीने पहले गाड़ियों में मसले मिलते हैं, वहां उस दिन डंडे लेके चले जाते हैं, फिर एक दूसरे को धमकी देते हैं, ऑफिसर में बढ़ के क्या नाम लुड्डा को पीट दिया जाता है। ये क्या है? प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या है। मैंने हरियाणा सरकार से एक मीडिया के माध्यम से अपील करी थी कि इन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त, चाहे कोई भी हो। इस तरह का कोई माहौल खराब करता है, नहीं तो आने वाले टाइम में इस तरीके का माहौल जिला परिषद तो छोड़ो, विधानसभा और केंद्र संसद में भी होने वाला है। लेकिन आपने जिस कार्रवाई का जिक्र किया उसमें अनिल हुड्डा ने शिकायत तो दी नहीं कि मेरे को पिटा गया। अनिल हुड्डा ने तो कह दिया मैं कोई शिकायत नहीं दूंगा, मैं तो हिसाब करूंगा। तो कार्रवाई पुलिस कैसे करेगी? अनिल हुड्डा बिल्कुल ना दे। जब हमारे
एडीसी साहब बैठे हैं नरेंद्र कुमार जी, चेयरमैन बैठी है, प्रशासन का कोई काम नहीं है। तो वो ये बताती ना कि आपके खिलाफ अज्ञात के खिलाफ तो पुलिस जांच कर रही है यार, ये नहीं जांच कर रही है तो कब करेगी? आर्यनगर थाना वो है जिसके अंदर सेक्टर 8 आता है, एसपी साहब की रेजिडेंस आता है, डीसी साहब का रेजिडेंस आता है, जिले की कोर्ट आती है, ऐसी ऐसी चीजें आती है। वहां पर क्या दे व्यापार के चल रहे हैं, शराब कहते चल रहे हैं, अवैध दारू बिक रही है, नशा बिक रही है। इतनी कंप्लेंटें मेरे पास आ रही है, इतने एविडेंस आ रही है। आर्यनगर थाने को उठा के देख लो कितना भ्रष्ट है। यहाँ पर जाती जी सवाल है, जो कंप्लेंट एसपी के पास जानी चाहिए, पुलिस के पास जानी चाहिए, डीएसपी के पास जानी चाहिए, प्रशासन के पास जानी चाहिए, वो आपके पास क्यों आ रही है? वो उनके पास ढेरों में जाली, उनके पास एविडेंस है। हमने एसपी को लगाया, डीएसपी को लगाया, हमने सीएम विंडो लगाई, हमने जन समाधान शिविर में लगाई, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। वो एविडेंस मेरे पास आ रहे हैं, हमने इतनी आवाज उठा ली, नहीं होती। झूठे मुकदमे एक ही हो जाते हैं। अब 3 दिन पहले क्या बताता हूँ आपको, सिटी थाना रोहतक है यहाँ पर। नहीं, आप इस बात पे दोबारा जाएंगे, पहले आप मुझे ये बताओ, मुख्यमंत्री और डीजीपी से मिल के आए हो, सारी बातें आपने उनको बताई है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मेरे को यह आश्वासन दिया है इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई बहुत बढ़िया होगी। मैं बताना चाहता हूं, मैं 27 मार्च तक नॉर्मल बैठा हूं, मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठा हूं 27 मार्च तक मैं सारे के सारे रोहतक के मेरी जनता जितने भी पीड़ित है, परेशान है, उनसे मेरी प्रार्थना है, जो भी एविडेंस है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 920121 उस पर आप सारे डाल दें और मेरे से बात कर लें। बाकी बात तो हर किसी से नहीं हो सकती, बाकी जितना पॉसिबल होगा मैं करूंगा भी बात। बाकी आप व्हाट्सएप पे डाटा जरूर डाल दें, अपना नंबर डाल दें, मैं आपको तुरंत कॉल करूंगा, चाहे किसी टाइम करूं। मैं डाटा 27 तारीख तक इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं, ग्रीवेंस कमेटी की हमारी मीटिंग है रोहतक की, जो मासिक होती है, उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री किशन पवार जी आ रहे हैं। उसमें उन मुद्दों को लेकर मैं कह रहा हूं, मैं बात रखूंगा। हमारी बात यहाँ पे सुनी जाती ठीक है, नहीं तो उसी दिन रोहतक से बस भर के सभी पीड़ितों को मैं सीएम हाउस ले जाऊंगा और वहां पे सारी समस्याएं रखूंगा। ये चीजें मैंने प्लान बना लिया है, 27 तारीख तक मैं इंतजार कर रहा हूं। और इतना भी मैंने सुनने में आ रहा है कि डीसी साहब के पास जाते हैं जब ग्रीवेंस लगवाने के लिए, तो ग्रीवेंस लगने नहीं दी जाती। ऐसे ऐसे पीड़ित भी मेरे पास आए हैं कि मैं इस मुद्दे को अपनी ग्रीवेंस में रखना चाहता हूं, तो उसको लगाया नहीं जा रहा। 16 मामले दिखाए गए हैं कल डीसी साहब द्वारा, हमारे सचिन गुप्ता जी द्वारा, कि 16 मामलों पर सुनवाई होगी। 16 मामले वो होंगे जो प्रशासनिक एंटी ना हो, किसी तरह के ना हो। मैं आज ग्रीवेंस में कह रहा हूँ 27 की है, अब रोहतक की जनता ग्रीवेंस लगवाएं डीसी साहब के साथ पास जाके, देखता हूँ कितनी ग्रीवेंस लगती है। डीसी साहब हर रोज ग्रीवेंस लगाते हैं, समाधान शिविर 3 दिन चलता है सप्ताह में, मुख्यमंत्री जी उसको मॉनिटर करते हैं, लोगों का समाधान हो रहा है। उसके भी मैं बताता हूँ, मैं जन समाधान शिविर में 2 बार गया हूँ। एक तो 3 दिन पहले गया, एक उससे पहले मैं गया 2-3 महीने पहले, कोई शिकायत लेके गया। डीसी साहब बैठे नहीं होते, मॉनिटर करते हैं जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है। तो मैंने कोई कंप्लेंट दी किसी के कारण भ्रष्ट के कारण, बोला जी ऐसा करो, या मत दो। मैं क्या करूं? बोले हाँ मत दो, आप ऐसा करो, वो बैठा उसका कर्म अधिकारी, वहां जाके दे दो, उसको दी, उसने वो दफ्तर दाखिल कर दी कर के। कभी रिकॉर्ड में ना आ जाए, वो मेरी भी गलती थी। फिर दूसरी बार मैं अब देख आया कि हमारे माननीय मंत्री रणवीर गंगवा जी ने एक बूस्टर बनवा दिया हमारे सलारे मोहल्ले की, पाड़े मोहल्ले की, डेहरी मोहल्ले की। इतनी पीड़ी जनता है खोखराकोट की कि उनको पानी भी नहीं मिल रहा, टैंकरों से सप्लाई हो रही है। ये रोहतक जिला प्रशासन है नगर निगम का, कि आप टैंकरों से सप्लाई हो रही है, टैंकर दे दिए, टैंकर देते हैं 6 रुपए एक टैंकर, कोई 2 बाल्टी कम ले ले, ज्यादा ले ले, उनके आपस में सिर फुटने लग रहे हैं। ऐसे केस काफी हो लिए। अच्छा, आप ये जितने आरोप लगा रहे हो, गंभीर आरोप हैं, इनके आपके पास सब कुछ एविडेंस है। एविडेंस नहीं होता आज हरियाणा में मैं कह रहा हूं, इन प्रशासन से और जनता से जूते खाऊंगा मुद्दा पड़ गया। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जांच और जांच में आपके पास ना 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 ना, बिल्कुल साक्ष्य दे रहा हूं, एफिडेविट लो, ये रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को कोई नहीं मिटा सकता। इस चीज में सबूत है। बूस्टर बन गया दिसंबर में, बूस्टर का टेंडर पास हो गया, ठेकेदार द्वारा अभी तक वो नहीं करेगी। ये चाहते हैं अब गर्मी आगे आगे पानी मिलेगा नहीं, तरह ही होगी, ये प्रशासन वहां फेल हो जाएगा। फिर हमारे वर्ग बोलेंगे आप सरकार के खिलाफ बोलते हो, आप प्रशासन के खिलाफ बोलते हो। नहीं, आप तो दावा ये भी तो कर रहे हो कि मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता जब तक हूं, जब तक बीजेपी भी मेरी सुनेगी,
और मेरे अधिकारी और मेरे कर्मचारी भी सुनेंगे और मेरे नेता भी सुनेंगे। ना तो मैंने बीजेपी, मेरे से मेरी बात सुन लो। आज बीजेपी की बात करते हो, बीजेपी कांग्रेस में, बीजेपी की बात करो, कांग्रेस की हमें बात भी नहीं करनी है। बीजेपी मुद्दे पे आओ। बीजेपी में ऐसे ऐसे को चेयरमैन बना दिया जो मंत्री जी के पास बैठे हैं। ऐसे ऐसे बंदों को एक सीएलसी एक वो बना दिया, ईश्वर सिंह वाले क्या नाम उनका, उनको बिठा दिया। आपका ईमानदार नेता कौन है? आप कह रहे हो मेरा नेता कौन है? ईमानदार नेता मेरा, मेरी बात सुनो जी, आपका नेता कौन है? मेरा नेता मोदी जी, मेरा नेता मनोहर लाल खट्टर जी, मेरा नेता मुख्यमंत्री जी, और चौथा नेता मेरा मनमोहन गोयल जी। ये 4 नेता आपके? बिल्कुल, मैं इनसे प्रभावित होकर इनकी शिक्षा लेकर आज काम कर रहा हूं। और मेरे व्यापारी में जो जान डालने वाला और मेरे को आज आगे उठाया, तो ये अनिल भाटिया जी प्रदेश अध्यक्ष, और मेरी रोहतक की जनता जो मेरे को आशीर्वाद और साथ दे रही है और मेरे को यह आश्वासन दे रही है कहीं भी बुला लेना, हम इकट्ठे मिलेंगे, आज मिल रही है। इनका मैं रोहतक की जनता को बोल नहीं सकता, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये सतीश प्रजापति हैं। हर सवाल का, हर मुद्दे के ऊपर बड़ी बेबाकी से, बड़ा खुलकर, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की पोल इन्होंने खोली है और जो गंभीर गंभीर संगीन आरोप जो है हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों के ऊपर लगाए हैं जो उस हरियाणा सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अगर हरियाणा सरकार की रीढ़ की हड्डी जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, अगर वो इतने भ्रष्टाचारी हैं जैसा आरोप सतीश प्रजापति ने लगाया है, तो ये एक गंभीर और जांच का विषय है और मुख्यमंत्री को इसकी जांच करवानी चाहिए। और जांच में इनके पास एविडेंस है, सतीश कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस है, और मुख्यमंत्री मेरे नेता है, मैं उनसे मिलूंगा, उनको मैं देके भी आया हूं। डीजीपी को भी इन्होंने दिया है, एसपी के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इस वीडियो को सब लोग, आप लोग देख पा रहे हैं, इन्होंने अपने बात जो है वो रखी है, इनके पास एविडेंस है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद जो दूध का दूध होगा, वो पानी का पानी होगा, वो जनता के सामने होगा। और सतीश जी, ऐसा तो नहीं है कि वो जांच और जांच में आपके पास सबूत ना मिल रहा, आप भीतर सबूत है भीतर, मेरे सबूत नहीं होते, मेरे सलाखों के पीछे चले जी। तो ये सारी बातचीत है, दर्शक अपने विवेक से इसके ऊपर कमेंट करेंगे और सारा बताएंगे कि क्या रोहतक में जो भ्रष्टाचार के दावे और आरोप जो सतीश प्रजापति ने लगाए हैं वो सच है या नहीं है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।